पर ये कह देना या फिर किसी भी धार्मिक इमारत को या फिर पुरातात्विक इमारत को ये क्लेम कर देना कि ये वक्त की संपत्ति है, तो वो सनातन बोर्ड भी क्या इसी तरह की पावर दी जाएगी क्या कि वो क्लेम कर दे? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 120 एएसआई की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने क्लेम करके रखा हुआ है, जो मामला अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन है। एक मैं आपको और उदाहरण बताऊंगा, वो है ताजमहल का। ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम किया, वक्त ट्रिब्यूनल ने उसे माना, मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये किस तरह का क्लेम है, किस तरह की याचिकाएं आती हैं, और उस क्लेम को पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या चाहते हैं कि मुल्क में अलग अलग जो धर्मों के जो बोर्ड बने उनको इतनी ही अनलिमिटेड पावर दे दी जाए कि नहीं ये वाली ए वाली मेरी, बी वाली भी मेरी, सी वाली भी मेरी, ऐसा कुछ हो जाए क्या? मुझसे आप कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, सवाल आप ही से था। हाँ, मुझसे मैंने आपसे कह दिया ना कि ये वक्फ बोर्ड के लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है। वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए जो जज अपॉइंट होता है वो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है ना। तो अगर कोई बात, अगर प्रॉपर्टी का विवाद वहां जाता है, सुन तो लीजिए, अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद वहां पे जाता है तो उसके साक्ष्य देख के जो एविडेंस होते हैं उसके हिसाब से उस पर फैसला किया जाता है। मैं आपसे जब कह रहा हूं कि पूरी आजादी के साथ सनातन बोर्ड को इजाजत है बिल्कुल बनाई जाए और सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसका इनॉग्रेशन हो और मैं आके उसके साथ में खड़ा हूंगा, मैं तो बिल्कुल आवाज लगा के कह रहा हूं, मुझे खुशी होगी इस बात की कि सनातन। अच्छा, ये बताइएगा सैयद भाई कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन सरकार ला रही है उससे कोई एतराज है क्या आपको? कुछ एतराजात हैं, कुछ एतराज नहीं है, कुछ एतराज है उसमें ये एतराज है, जैसे मिसाल के तौर पे कि मस्जिद है या कोई वक्फिया प्रॉपर्टी है, अगर उसका मुतवल्ली जो है वो अगर मुस्लिम नहीं होगा तो उस पर एतराज है। चूंकि मुसलमानों की वक्फिया प्रॉपर्टी है तो मुसलमानों ने वक्फ की है। इसी तरीके से हम ये भी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड है, वहां मुसलमानों की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां मुसलमान रहे। जहां हिंदू भाई है वहां पे डीएम होता है तो क्या दिक्कत है? डीएम तो किसी भी धर्म का होगा। है ना। अरे भाई तो ये भी देखा जाएगा कि पुलिस वालों का भी तो धर्म फिर देखा जाने लगेगा कि कानून अगर इनको चलाना है या फिर किसी इलाके में किसी एक समुदाय विशेष के लोग ज्यादा है तो कहेंगे नहीं यहाँ हिंदू नहीं होना चाहिए या यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड चलाई सरकार रही है, वक्फ बोर्ड ही चलाई सरकार रही है। नाजिया जी अब आप जवाब दीजिएगा। सरकार के अधीन वक्फ बोर्ड है। अब मैं जवाब दूं? जी नाजिया जी आप बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्फ बोर्ड सरकार चला रही होती तो अजमल साहब उठ करके कह देते कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड का है। पश्चिम बंगाल में सिद्दीकुल्ला चौधरी खड़े होकर के कह देते कि राजभवन जो पश्चिम कोलकाता में है वो वक्फ बोर्ड का है, पूरा धर्मतल्ला वक्फ बोर्ड का है, इंडिया गेट वक्फ बोर्ड का है। ये कैसे हो सकता है अगर सरकार चला रही होती? अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो बुक है द वक्फ एक्ट 1995, सबसे पहला तो गड़बड़ घोटाला ये है कि इस एक्ट को कभी भी हमारे लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं जाता है, कभी नहीं, किसी के सिलेबस में नहीं होता है। ये इसको छुपा के रखा जाता है। और जैसे ही देखिए 370 कश्मीर से हटा वैसे ही इन्होंने नया बुक छाप दिया द वक्फ एक्ट 1995, 43 ऑफ 1995, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कितने बड़े चालबाज हैं ये लोग। पहले तो कह रहे थे 370 मानेंगे नहीं, लेकिन वहां पर भी अपना वक्फ का ठेकरा फोड़ने के लिए तुरंत बुक छाप दिया कि अब जम्मू एंड कश्मीर में भी वक्फ चलेगा। अब आती है तीसरी बात में ये आ रहा है कि अभी मौलाना साहब कह रहे हैं कि सरकार चला रही है, तो उसके मैंने कई उदाहरण दे दिए हैं कि सरकार कहेगी कि वक्फ बोर्ड ले जाओ, राजभवन ले जाओ, इंडिया गेट ले जाओ, पार्लियामेंट ले जाओ, लोकतंत्र का मंदिर ले जाओ, राष्ट्रपति भवन ले जाओ, ये सरकार कह देगी। अब आता है वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 33 और 34, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है, सब सेक्शन 5 में जाइए, साफ लिखा हुआ है कि मुतवल्ली जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है मुस्लिम, और वही रिकवरी ऑफ मनी करता है, वही रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी करता है, वही रिकवरी ऑफ लैंड करता है, और वही सेक्शन 6 का और सेक्शन 4 का नोटिस भेजता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अलाउज द बोर्ड टू क्लेम लैंड बेस्ड विदाउट रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। अब आते हैं सेक्शन 85 में, सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट मेक द ट्रिब्यूनल डिसीजन फाइनल, जिसमें जज इनका
मुतवल्ली इनका, वकील इनका, जजमेंट इनका, वो जो कोर्ट बना करके इन्होंने रखा है पैरेलल हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका के जैसा, वो कोर्ट भी इनका। अब सेक्शन 40 में आते हैं, शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द लैंड ओनर। अब आशीष जी, जैसे आपकी जमीन पर सेक्शन 4 का या सेक्शन 6 का एक नोटिस वक्फ बोर्ड ने भेज दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप साबित कीजिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई प्रूफ नहीं देगा। अब इनके यहाँ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक ब्लूप्रिंट होता है, बहुत बड़ा सा ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें ये दिखाते हैं कि मुगल कहाँ से घोड़ा लेके गया और हाथी लेकर के गया। आप सोचिए कि कितना बड़ा घपला और कितना बड़ा लैंड माफिया चल रहा है। और जिन्ना और ब्रिटिश ने मिल करके जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड को बनवाया ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, तो फिर ये छाती क्यों पीटते हैं कि मुसलमान बहुत बेचारा है, मुसलमान शिक्षित नहीं हो पा रहा है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, आप 2013 की उठाइए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2024 की उठाइए, हम दलित के पीछे है शिक्षा में। अब आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में साबित आपको करना है कि आपकी जमीन है, और अगर आप चले जाते हैं न्यायपालिका हमारे संवैधानिक तरीके से, तो वो खड़ा होकर के कहता है, यास्मीन के केस में साफ हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो खड़ा होकर के कहता है वक्फ बोर्ड वाला, यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ कोई जवाब ही नहीं देंगे, आप ट्रिब्यूनल आइए। तब फिर कोर्ट को वो बोलना पड़ता है कि उनका फंडामेंटल राइट है, उनका लीगल राइट है, आपके ट्रिब्यूनल में वो प्रूफ क्यों देंगी अपनी संपत्ति का, आप प्रूफ दीजिए कि आपने इसको वक्फ बोर्ड का कैसे साबित कर दिया। अब सोचिए कि तमिलनाडु वगैरह में 1500 साल की